दोस्तों आज है 28 ऑफ जनवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में। अभी शाम भी अगर आप लोग देखेंगे और अभी सुबह जब मैंने इसको उठकर देखा, अभी भी यहाँ पर आप लोग देखिए जो खान सर है वो यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है काफी बड़ा इश्यू हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिलहाल इनके खिलाफ और कई सारे टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इसी के चलते यहाँ पर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा भी यहाँ पर इस न्यूज को कवर किया गया है कि फिलहाल जो है जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से कई सारे जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया पटना के अंदर में। और कई सारे जगह पर प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पर रेल की गाड़ी के अंदर भी आग लगाई गई। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ट्रेन के अंदर थोड़ा यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके की हरकतें देखने को मिली। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। इसमें यहाँ पर एसके झा सर, गगन सर, इसी के साथ में गोपाल वर्मा सर, कई सारे और टीचर जो हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया कि इनके द्वारा स्टूडेंट्स को भड़काया गया है। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है पूरा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसको लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो आरआरबी का बोर्ड है उसके द्वारा डिसीजन लिए गए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये टीचर्स जो है सामने आए निकलकर और इनके द्वारा बच्चों की बात रखी गई। उसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा इशू जो है वो क्रिएट हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बोला गया था कि 28 ऑफ जनवरी यानी कि आज के दिन प्रोटेस्ट होना है। तो इसके चलते यहाँ पर जब ये पूरा इशू क्रिएट हो गया तो खान सर के द्वारा भी यहाँ पर एक वीडियो बनाई गई जिसमें बोला गया 28 जनवरी को कोई भी स्टूडेंट आंदोलन न करे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के हित के बारे में ही बात की जा रही है, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई या फिर कोई भी उल्टा सीधा केस चल गया तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो कोशिश करो कि एक लीगल तरीके से चीजों को आगे लेकर चलो। अगर आरआरबी के बोर्ड के द्वारा कुछ गलत किया गया, कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिली है, तो इशू इतना ज्यादा बढ़ चुका है अभी कि आसानी से अब वहां पर वो एक डिसीजन लेंगे और एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराते हुए नजर आएंगे। अब आप लोग जो भी इस तरीके की कोई हरकतें अगर करेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग जिंदगी भर के लिए अपने करियर को बर्बाद कर दें। तो क्योंकि एक जरा सी एफआईआर अगर होगी आप लोगों के खिलाफ तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अगर फिलहाल इसीलिए यहाँ पर सारे टीचर जो हैं वो सतर्क हो गए हैं, क्योंकि अगर देखिए टीचर्स तो देखिए आज के टाइम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो वो पढ़ाते रहेंगे, वो थोड़ी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोग जो हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप लोग के ऊपर अगर एफआईआर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो भी टीचर्स बोल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को उसको फॉलो करने की कोशिश करो यार। और इस तरीके से अपने ही देश में अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ही कोई सही तरीका नहीं है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है पर लेकिन शांत तरीके से, वो हमारा संविधान हम लोग को अधिकार देता है, पर लेकिन शांत तरीके से। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखकर आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। और इसके चलते देखिए अगर कोई ऐसा इश्यू होता है ना तो इंटरनेशनल लेवल पर इन चीजों को कवर किया जाता है, ठीक है। तो फिर देश के युवा जो हैं उनकी बातें उठाना कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन उसको इस तरीके से उठाना कि अपनी ही प्रॉपर्टी के अंदर आग लगा दे, तो ये गलत बात है। तो जो भी करना है बिल्कुल एक तरीके से प्रोटेस्ट करो, अपना शांत तरीके से अपनी बातें रखो, एक लीगल तरीके से हमारे संविधान के दायरे में रहते हुए, अपने कानून के दायरे में रहते हुए आप लोगों को ये काम करने चाहिए। तभी चीजें जो है वो एक सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगी और आप लोगों को जो चाहिए आप लोगों के अधिकार वो भी आप लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी साइड से भी, बीइंग ए टीचर मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ में इस तरीके से कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग जो हो उस पैटर्न को समझो और सही तरीके की चीजों को लेकर चलो। तो बातें रखना गलत बात नहीं है, पर लेकिन दंगे फसाद करना, देश की कानून व्यवस्था को तो बिगाड़ना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आज जो है बोला गया था कि 28 जनवरी को यहाँ पर ये आंदोलन होने वाला है, तो उसको इसलिए यहाँ पर रद्द किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें पेशेंस रखिएगा, वरना पता चला और बड़ा इशू क्रिएट हो गया तो आप लोगों को भी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल जाए। और अपने ही देश में ये सारी चीजें जो है बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बीच में से गए हुए लोग हैं। कल को आप लोग जॉब पर जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोग भी इन पोस्ट पर जाकर बैठेंगे तो दिक्कतें आप लोगों के भी सामने आएंगी। तो इसलिए पेशेंस बनाकर रखिए, खासकर लोकल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका साथ दीजिए, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी वहां पर क्यों ना हो, कोई भी दंगा फसाद न करें, ये एक रिक्वेस्ट है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्टिंग में एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पूरा डिटेल में मैं वीडियो यहाँ पर डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है न्यूज़पेपर का आप लोगों का यहाँ पर कवर होगा। तो इन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या जानने को मिलेगा वो सारा ओवरव्यू भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल देखेंगे, कई सारे एडिटोरियल बहुत बेहतरीन है। इवन आप लोगों का पॉलिटिकल चैप्टर कवर हो जाएगा यहाँ पर एडिटोरियल को लेकर। एक पूरा चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ लोकपाल के बारे में, लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में एक चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, उसको देखेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इकोनॉमी का कुछ मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नजर डालेंगे। एक आर्टिकल जो यहाँ पर बात कर रहा है ये स्कूल की एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये देखेंगे यहाँ पर ओमिक्रॉन के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है।
तो थोड़ा सा नजर डालेंगे आखिर क्या चीजों को लेकर चल सकते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे बेसिकली इंडिया और यूएसए को रिलेशन तो है बेसिकली रशिया और यूएसए के, पर लेकिन इंडिया को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। पंजाब के इलेक्शन है, इसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। और यहां पर ये जो डेटा पॉइंट आया इसको आप लोग जरूर अपने पास में रखिएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर रिसेंटली अभी इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर की थी। जैसे उत्तराखंड का डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, इसी तरीके से मैंने पंजाब का डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, यहां पर आप लोगों को यूपी का डेटा प्रोवाइड करा दिया। तो इसी तरीके से यहां पर डे बाय डे कुछ ऐसा डेटा आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें बात क्या की जा रही है? इसमें बात की जा रही है जैसे कि आप लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, बेसिक एजुकेशन होगी। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर जो एक तरीके से जो बेसिक जो नहीं था डेटा जो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, तो वो देखने को आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो जहां पर भी अभी पोल हो रहे हैं इनके, जहां पर भी अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में डेटा है। तो आज जो है यहाँ पर ये डेटा है गोवा के बारे में। ठीक है, तो 3 राज्य के बारे में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, आज है गोवा के बारे में। तो इसको जाकर देख लीजिएगा, एसएलवी पीडीएफ चैनल पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखना, और बाकी डेली जो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दीजिए। डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं आंसर राइटिंग के लिए। एक तो आज के डिस्कशन से होगा जो कि लोकपाल के ऊपर होगा प्रोबेबली, और दूसरा होगा पुराने यूपीएससी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें से आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं उसको अटेम्प्ट करा करो। आंसर राइटिंग ग्रुप है यहाँ पर लगभग 60,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डेली बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, आप लोग एक दूसरे को आंसर दीजिए और उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। 3 ग्रुप है, एक से आप लोग पीडीएफ या फिर नोटिफिकेशन सारे मिल जाते हैं, 1.5 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं। दूसरा ग्रुप आंसर राइटिंग का 60,000 मेंबर जुड़े हैं, और तीसरा ग्रुप एसएलवी पीडीएफ, ये अभी 2 हफ्ते ही हुए बने हुए, यहाँ पर 24,000 मेंबर जुड़ गए। तो इसमें आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, और डेली जो मेंस आंसर राइटिंग में कोटेशन वगैरह है वो भी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो तीनों ग्रुप को अपनी स्टडी का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके बाद में क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, कोटेशंस वगैरह आप लोगों के सामने आएंगी, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे एडिटोरियल कवर करने के बाद में, तो न्यूज एनालिसिस के ऊपर चलेंगे। तो सेंट्रल एशिया के साथ में हमारी कंट्री की मीटिंग हुई, जानेंगे क्या बातें हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एयर इंडिया के मुद्दे के बारे में, तो समझेंगे। तो एक काफी इंपॉर्टेंट ये एक क्लिप है, ये भी मैं एसएलवी पीडीएफ पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसको अपने पास रखिएगा, रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर एलएसी के बारे में कुछ बातें की जा रही है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ बात जा रही है। तो बेसिक कुछ चीजें जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। हामिद अंसारी जी के द्वारा कुछ अभी बातें रखी गई यहाँ पर, उसके चलते कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जानेंगे क्या। ये काफी बड़ा मुद्दा है पद्म अवार्ड के बारे में जो भी निकल कर आ रहा है, तो समझेंगे क्या मुद्दा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है हुच ट्रेजेडी के बारे में, और यहाँ पर कुछ और बातें हैं, बेसिकली समझेंगे कुछ बेसिक चीजें। फिर से यहाँ पर रशिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, तो एडिटोरियल पर ही इसको कवर कर लूंगा डिटेल में, आप लोगों का ये आर्टिकल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाइना भी बोल रहा है कि रशिया का साथ दे यूएसए, नॉर्थ कोरिया मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, ये बातें हैं। और इसी के साथ में डब्ल्यूटीओ के अंदर जो यहाँ पर चाइना है वो यहाँ पर बेसिकली टारगेट कर रहा है लिथुआनिया को, और जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ पर वो एक तरीके से केस कर रहा है चाइना के खिलाफ। तो कुछ ऐसे इश्यूज है, समझेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर भी 2-3 न्यूज है, उनको हम लोग कवर करेंगे। और गेम के अंदर भी यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है गेम्स के अंदर, उनको देखेंगे। और बाद में आप लोगों के सामने आएगा यहाँ पर ये सुडोकू। और आज के एसएलवी जो कमांडो है फिर उनको देखेंगे किसके द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर अच्छे से दिया करो, कल के क्वेश्चन के आंसर होंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों को वोकैबुलरी देखने को मिलेगी जिनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, एक एक पॉइंट में आप लोगों से कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें अच्छे से पेशेंस रखिएगा। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसा अगर आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर बोल दे कि वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कलर स्किन, बट ऑल बिलोंग्स टू वन ह्यूमन रेस, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को बोलते कमेंट करो। तो कोफी अन्नान साहब के द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है। और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए अगर आता है एस्से में या फिर आंसर राइटिंग में या फिर एथिक्स के अंदर में, तो आप लोग वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रंग की त्वचा होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक मानव जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट मैं आप लोगों को रेगुलरली देता हूँ यहाँ पर एक इस तरीके कोटेशन जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी आंसर राइटिंग में। और इसको मैं कट कर आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ वाले टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ, तो इकट्ठी वहां पर हो जा रही है, उनके ऊपर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग आगे चलकर उनको अगर देखें तो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है। कौन सी कंट्री जिसके द्वारा भी 19 डेज की जो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और ये भी बताना आप लोगों को क्यों डिक्लेयर की गई है, क्योंकि पूरा ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है। कल तो आप लोगों ने काफी अच्छे से मतलब आंसर भी दिए और बहुत सारे बच्चे जो है लाइव आ गए, अच्छा लगा।
तो 8:30 बजे रेगुलर वीडियो आती है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं और पीआईबी की जो न्यूज होती है वो कवर करता हूं मैं वहां पर। तो आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा करंट के और जो स्टैटिक पोर्शन जो मैं कवर कर रहा हूं, तो अच्छे से कवर कीजिए उसको, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये आंसर दीजिए यूएसए, जापान, पेरू या फिर स्वीडन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है, मैंने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर में ड्रोन के यूज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, खासकर कुछ लिखने के लिए आया तो डायरेक्ट आप लोग पूरा टॉपिक यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग एक किसान की फैमिली से आते हैं तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बात की जा रही है ड्रोन के बारे में, तो नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन या फिर स्मॉल ड्रोन, तो किस किस कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो नैनो ड्रोन बोला गया है कि लेस देन और यूजुअल 250 ग्राम्स। अगर माइक्रो ड्रोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 250 से लेकर 2 केजी के बीच में, और स्मॉल के बारे में बात करें 2 केजी से लेकर 25 केजी के बारे में। एसएलवी पीडीएफ पर ड्रोन जाकर सर्च करोगे, पूरी मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं इसके बारे में, ठीक है, तो भी आप लोग देख लेना। आंसर बताइए, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सी कमेटी यहाँ पर क्रिएट की गई थी यहाँ पर इन्वायरमेंटल सर्विस बनाने के लिए। जैसे आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इसी तरीके से एक सर्विस बनाने की बात की गई थी जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल सर्विस ऑल इंडिया लेवल पर। जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पर टीचर के लिए सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए कि इंडियन टीचिंग सर्विसेज, ठीक है। तो आईटीएस के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था, तो उसी के बेस पर इन्वायरमेंटल सर्विस के बारे में बात की जा रही है। तो एक कमेटी बनाई गई थी हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि इन्वायरमेंट के फील्ड में स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर सर्विस तैयार की जा सके, इन्वायरमेंट पर क्या नुकसान पड़ रहा है किन किन चीजों को उनको चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके बारे में, तो गडगिल कमेटी है, कस्तूरी रंगन कमेटी है, रंगराजन कमेटी है या टीएस सुब्रमण्यम कमेटी है। सही आंसर आप लोग बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आगे। तो एक एक पॉइंट अगर माइंड में क्लियर रहेगा तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आइए चलिए आगे चलता हूं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आ रहा हूं, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है। और ये आर्टिकल जो है बेसिकली इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन भी बनेगा जो कि आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा आज, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है रॉन्ग रूट के बारे में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, इससे सही चलती हैं चीजें। कल काफी अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। कोशिश करो जैसे अगर वीडियो पर 40,000 50,000 व्यूज जा रहे हैं तो 1/4 कम से कम आप लोग इसको बेसिकली फीडबैक दो, यानी कि अगर 40,000 जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 लोग कम से कम आप लोग फीडबैक दे सकते हो, जिससे कि वीडियो का ये पता चलता है कि वीडियो सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ता, 1 सेकंड में आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं, और ज्यादा ही अगर आप लोग को अच्छी लग जाती है तो शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप लोग देंगे तो ये YouTube को फीडबैक के तौर पर जाती हैं, ठीक है। रेगुलरली बोलना पड़ता है, चाहो तो आप लोग कर सकते हो, पर लेकिन बिना बोले आप लोग भूल जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। तो इसको आप लोग जरूर किया करो जिससे कि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। टॉपिक के अंदर चलते हैं। टॉपिक के अंदर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस पेपर 2 के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। बात करेंगे लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में, और बात की जा रही है हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में राज्य केरला के बारे में। केरला जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये देखेगा, अभी केरला में हुआ क्या वो समझ लेते हैं। केरला में अभी केरला की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लोकायुक्त एक्ट के अंदर अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंज करने की बात की जा रही है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया भाई साहब, संशोधन करना पड़ गया, वो भी अमेंडमेंट करना पड़ गया, वो भी किसके थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी तरीका होता है चीजों को चेंज करने का, वरना आप लोगों को पता है पूरा तरीका क्या है, पहले आप लोग इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां पर लोकसभा राज्यसभा में पास करो, फिर प्रेसिडेंट के साइन करो, तब चीजें होंगी, ठीक है। पर लेकिन ऑर्डिनेंस क्या करता है, आर्टिकल 1 to 3 ऑर्डिनेंस करता है जरा सी देर में झट मंगनी पट बिहा वाला, एक तरीके से एक इशू कर देता है प्रेसिडेंट, यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर गवर्नर काम करता है। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल यूज किया था आर्टिकल 1 to 3, स्टेट लेवल पर पता आप लोग कौन सा आर्टिकल यूज किया था ऑर्डिनेंस लाने के लिए, बताइए अध्यादेश लाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया था। बड़ी छोटा सा पद्दी सा क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर केरला के बारे में हम लोग बात करें तो केरला ने ऑर्डिनेंस लाया, और ये ऑर्डिनेंस लाया लोकायुक्ता के लिए। अब आप लोग बोलेंगे आप तो लोकपाल बोले थे, लोकायुक्ता कहां से आ गया? भाई साहब नाम अलग अलग है पर लेकिन काम वही है, यानी कि सेंटर में जिसको आप लोग लोकपाल बोलते हैं, स्टेट में उसको लोकायुक्त बोलते हैं। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा खासकर इस टॉपिक का, तो जो कि एक पूरा चैप्टर आप लोगों का तैयार कर देगा पॉलिटी का भी, ठीक है। तो ये इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर देते चलिएगा।
अभी हुआ क्या यहाँ पर, जब यहाँ पर बोला गया ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस जो कि यहाँ पर अपोजिशन में है और इसी के साथ में बीजेपी, उनके द्वारा गवर्नर को अपील की गई कि भाई साहब इस ऑर्डिनेंस को पास मत करो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है इनको कि हाँ यहाँ पर इस तरीके चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो ना भाई, इतनी जल्दी क्या होगी, पेशेंस रखो थोड़ा सा, उसके बाद में आप लोग अपना इसको असेंबली में पास करा लेना। अगर असेंबली में पास होता तो इंप्लीमेंट कर देना। अभी क्या भगदड़ आ गई यार तुम्हारी, तुम इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू हटाने चल दिए, वो भी लोकायुक्त को, जो कि यहाँ पर एक तरीके से करप्शन को रोकने का काम करता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हुआ क्या था, अभी अप्रैल के महीने में 2021 में इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था केटी जलील, ठीक है, तो यहां पर इनको रिजाइन देना पड़ गया था नेपोटिज्म के चक्कर में। नेपोटिज्म क्या होता है, ये एक वोकैबुलरी का शब्द आप लोगों को हो जाएगा, बेसिकली भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को बैठा देना किसी पोस्ट पर ले जाकर और एक तरीके से अपनी फेवर में बात करना, अपने लोगों के फेवर में बात करना, यानी कि एक तरीके से काबिल पर्सन को वहां पर न पहुंचने देना, बेसिकली अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाना, तो इसको नेपोटिज्म बोल देते हैं। तो कई सारे आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिशियन लीडर जो है, इवन कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आईएएस की पोस्ट पर चला जाता है तो कई बार ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की बात आती है तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को दिला दिया, तो ये नेपोटिज्म होता है, जो कि गलत है। अपनी पोस्ट का एक दुरुपयोग ये माना जाता है, ये एथिकल नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जब लोकपाल के पास में केस पहुंचा तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया अपनी पोस्ट से। तो इसके चलते यहाँ पर लगा कि यार लोकपाल को तो बड़ी पावर दे दी है यार, ये तो सर पर नाचने लगा, हम लोग तो इलेक्ट होकर आते हैं, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और यहाँ पर एक अपॉइंटेड बॉडी हमारे सर पर आकर बैठ गई है। तो इसके चलते उनको अपनी पोस्ट यहाँ पर छोड़नी पड़ गई। तो लोकायुक्त जो है यहाँ पर स्टेट के अंदर में और लोकपाल जो है सेंटर के अंदर में होता है, ये यहाँ पर बेसिकली अपना काम करता है। तो इसके चलते इनको लगा कि यहाँ पर अगर लोकायुक्त ने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं रह सकता, फिर उसको अपना ऑफिस यहाँ पर छोड़ना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ गया, तो ये जो एपिसोड यहाँ पर हुआ, ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी, केरला गवर्नमेंट जो है इसकी वजह से सदमे में आ गई, यार कल को कुछ और छोटा मोटा काम हो गया, यहाँ तो सबको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, हम तो चुनकर आते हैं वैसे भी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो उनके द्वारा बोल दिया गया भाई साहब ये तो असंवैधानिक है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये असंवैधानिक है। तो लोगों ने बोला कैसे भाई, जरा समझाओ, तो हमारे तो समझ में आ रहा नहीं रहा है असंवैधानिक कैसे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। तो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम लोग ऑर्डिनेंस इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है अभी यहाँ पर लोकपाल, ये गवर्नमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा वो इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, जो गलती लोकपाल के एक्ट में की गई है, लोकायुक्त के एक्ट में की गई है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये मिनिस्टर को हटा दे रहा है, जो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया रहा है, और वो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किया रहा है। तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 का हनन कर रहा है संविधान के अंदर में, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये बातें इनके द्वारा बोली गई। मतलब क्या था इसका मतलब ये था कि अगर कल को यहाँ पर किसी के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पर कोई करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है, भाई साहब नो अपील नो दलील, सीधा उसको हटा दिया, ठीक है। तो देवा की अदालत चल रही है, सनी देओल की मूवी आप लोगों ने देखी होगी कि ये देवा की अदालत है, ठीक है। तो यहाँ पर बस न्याय होता है, तो यहाँ पर कोई तारीख पे तारीख नहीं लगती है, तो वही काम चल रहा है, यहाँ पर कोई तारीख नहीं, कोई अपील दलील नहीं, भाई साहब सीधा केस है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बोला जा रहा है कि नो प्रोविजन फॉर अपील, तो अपील के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है भाई साहब, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो गवर्नर जो है यहाँ पर उनको अपोज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर इसको जो अमेंडमेंट को लेकर न आए, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है ये एक ऑर्डिनेंस के तौर पर आप लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना चाहिए यहाँ पर, एक तरीके से इसको अगर आप लोगों को लग रहा है गलत है तो ऑर्डिनेंस नहीं, आप लोग इसको प्रॉपर एक असेंबली के अंदर में अपना एक प्रॉपर बिल लेकर आओ, उसके बाद में उसको पास करो। तो जो प्रपोज किया जा रहा है यहाँ पर अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये गवर्नर जो है एक तरीके से इफेक्ट करेंगे अभी यहाँ पर। तो लोकायुक्त की जो भी फाइंडिंग होगी, मान लीजिए अभी क्या हो गया, लोकायुक्त ने कुछ यहाँ पर चीजें खोजी, कुछ पकड़ के लेकर आया कि अच्छा इसने ये हरकतें कर दी, तो उसको हटा दिया ऑफिस से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस अमेंडमेंट के बाद में गवर्नर जो है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी लोकपाल की या फिर हालांकि स्टेट के अंदर लोकायुक्त होता है, बार बार लोकपाल बोल रहा हूं, यहाँ पर जो लोकायुक्त की फाइंडिंग होगी, इनके जो भी लोकायुक्त यहाँ पर सामने लेकर आएगा मुद्दा, उस मुद्दे को 3 महीने तक यहाँ पर बेसिकली ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। 3 महीने का टाइम इनको दिया जाएगा कि उस इंसान को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। पहले इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, जो पहले टाइम नहीं दिया जाता था अब टाइम मिल जाएगा। और दूसरा अपील करने का भी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि वो इंसान जो है वो अपील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी अधिकार देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि हाँ सामने वाले को अधिकार देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको बिना सुने ही एक तरीके से फांसी पे चढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर भी बोल रहे हैं यार गवर्नमेंट का पॉइंट तो वैलिड है, ठीक है, समझ में आता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सही बोल रही है, वैलिड पॉइंट है कि हाँ अपील करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, सामने वाले को उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बन सकते, नेचुरल जस्टिस ये बोलता है।
दूसरा ये बोलता है सामने वाले को बोलने का मौका तो दो, भाई साहब आप बोलने का ही मौका नहीं दे रहे तो काम क्या रह गया फिर। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी के चलते यहाँ पर ऑर्डिनेंस रूट क्यों लेकर आ रहे हो ये तो बता दो तुम, चलो सही है तुम सही हो अपनी जगह पर, लेकिन ऑर्डिनेंस अध्यादेश को भाई आप लोग इसको अपना असेंबली में पास करके लेकर आओ ना, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर जो भी चीजें रखी गई हैं वो तो एक तरीके से सही तो तरीका ये है ना कि एक तरीके से करप्शन फ्री अगर आप लोग हो, यानी कि ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना कि अगर एक इंसान जो है उसको पता है कि वो एक सही इंसान है, ठीक है, तो फिर सामने वाला चाहे कितने भी नंगे नाच कर ले आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला कोई उन्होंने आप लोगों के ऊपर सीबीआई बैठा दी, ईडी बैठा दी, उन्होंने लाकर लोकपाल बैठा दिया, लोकायुक्त बैठा दिया, या खुद आकर कोई भी बैठ जाए, सारी पूरा जो भी है आप लोगों के सर पे, आप लोगों को पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, भाई साहब अपने सुने सीना छोड़ा करके अपना काम कर रहे हो आप लोग, आपने कुछ गलत ही नहीं किया, अब कर लो जो जो डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आप लोगों ने कहीं टैक्स में चोरी की है, आप लोगों ने ना कहीं कुछ गलत काम किया, तो फिर जो भी जो कर रहा है उसको करने दो ना, तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पर लेकिन वही है कि एक तरीके से कि चांद में भी दाग है, तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हर एक इंसान में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोर हो जाता है, कोई पैसों के मामले में कमजोर हो जाता है, कोई रिलेशनशिप के मामले में कमजोर हो जाता है, या फिर कोई और मुद्दा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आकर इंसान टिक जाता है और कमजोरी पकड़ी गई तो फिर गया। तो इसलिए यहाँ पर बुलाता है कि अगर कल को आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो इमोशनली थोड़ा सा आप लोग को स्टेबल होना पड़ेगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोग को यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग सही है, करप्शन फ्री है, तो आप लोग को इन सब चीजों से चिंता में नहीं आना चाहिए, कोई वरी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को ढंग से काम करना चाहिए, जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो बोला गया कि चलो फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि चीजें गलत हैं, जल्दबाजी में स्टेप मत उठाओ, विधानसभा में अपना एक प्रॉपर संशोधन लेकर आओ और उसमें चेंज कर डालो, और फिर अपनी लाइफ को उन्हें कहते हैं ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो फिर अपनी लाइफ को झिंगा लाला करके एंजॉय करते रहो, कौन आप लोगों को पूछ रहा है आकर। तो ये पूरा आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को ये राम कथा सुनाई पूरी, तो ये पूरे इस आर्टिकल की कहानी है। अब यहाँ पर ये तो आर्टिकल खत्म हो गया, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा पॉलिटिकल चैप्टर, जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये बात करेंगे हम लोग हमारे देश में लोकपाल या फिर लोकायुक्ता निकलकर आया तो आया कहां से। अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में, उनको आप लोग एंजॉय करोगे और देखिए बताता हुआ भी चलूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि केंद्र की सरकार के ऊपर लोकपाल को बैठा दिया गया यहाँ पर कि हाँ देखता है कि भाई साहब कौन कौन कुछ गलत कर रहा है, जैसे ही गलत कर रहा है उसको जाकर तुरंत उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकायुक्त बैठा दिया, बैठाया किससे गया 2013 का एक संविधान में नहीं सॉरी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरीके से जो मैंने संविधान शब्द यहाँ पर यूज किया है, ये बेसिकली इसका शब्द का मतलब भी यही है यहाँ पर, ताकि इसको आप लोग फोकस रखो, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया भी था पहले भी मुझे मेल किया गया था बड़ा ही बड़ा, ठीक है, कि सर ये तो संविधान में है ऐसा कुछ है फलाना ढिमकाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये मैंने पॉलिटी के अंदर भी आप लोगों का डिटेल में चैप्टर कवर किया था आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, देखिए आप लोगों को तीन तरीके की बॉडी देखने को मिलेंगी। एक तो होती है संवैधानिक बॉडी जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है कि हाँ भाई साहब एक आर्टिकल है उसका, यहाँ पर ये आर्टिकल है, जैसे कि आप लोग बोले फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो आर्टिकल 280 हो गया उसके लिए, तो क्या हो गया वो संवैधानिक बॉडी होगी। पर लेकिन अगर बात करें ये होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाएगी 2013 में, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कैसी होगी स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोल देंगे, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में एक लॉ को पास करके बनाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तीसरे नंबर की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, ना तो उसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल है, ना ही पार्लियामेंट में पास करके बनाई है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और बस बोल दिया कि ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लानिंग कमीशन देश में हुआ करता था, ठीक है, ऐसे ही नीति आयोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर यहाँ पर काम करता है, गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉर्मली क्यों लेके आती है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा था जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन लेकर आया गया, बोला गया यार हम लोगों ने अभी तो संविधान को इंप्लीमेंट किया है, उसके जस्ट 1-1.5 साल बाद में आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन ला दिया, आखिर इसको आप लोगों ने संविधान के अंदर क्यों नहीं रखा प्लानिंग कमीशन को। तो मुद्दा यह था अगर संविधान के अंदर रख देते कल को कोई चेंज करना पड़ जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता, पर लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है तो अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ लेते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की पावर प्लानिंग कमीशन को दे दी, तो कई सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो ये मैंने टॉपिक आप लोगों से पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर किया था, जो यहाँ पर बेसिकली कि क्या क्या दिक्कत थी यहाँ पर उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन और यहाँ पर हमारी जो बेसिकली फाइनेंस कमीशन के अंदर में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन थी संवैधानिक बॉडी, प्लानिंग कमीशन थी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो प्लानिंग कमीशन को ज्यादा पावर दे रखी थी पैसों के मामले में एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन, तो उसकी वजह से कई सारे मुद्दे देखने को मिलते थे। तो मोदी जी बोलते थे यार आते इसको खत्म करूंगा, तो उन्होंने आते सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को उड़ा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में, बताइए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग किस साल में आया, बताइए, चलिए आप लोग देखता हूँ किस को पता है।
तो बात करते हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि यहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट में लॉ को पास करके बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया था, इसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो फंक्शन है ओम्बुड्समैन का, इसका मतलब होता है इंक्वायरी करना करप्शन के मैटर को, जो कि पब्लिक जो यहाँ पर फंक्शनरीज होती है। अगर कोई यहाँ पर पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे कल को चलकर आप लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और ऑफिस में जाकर बैठते हैं, कोई भी अगर ऐसी गंदी हरकतें अपने दिमाग में रखेगा कि हाँ यहाँ से करप्शन करके पैसा कमा लेते हैं, तो ओम्बुड्समैन क्या कर सकता है, उसको आपकी पोस्ट से आप लोगों को चलता कर सकता है, यानी कि जरा सी देर में जो है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर गाना गाओगे गुत्थी वाला, जिंदगी बर्बाद हो गया, हमको आता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था फिर बोलोगे ऐसी ऐसी बातें। तो इसलिए हमेशा करप्शन से दूर रहना है जिंदगी में, अपनी कमाई की खाओ और चादर तान कर सो, जिंदगी में खुश रहना है तो। और छोटी सी जिंदगी है यार, कहां जाओगे फालतू में करप्शन करके दूसरे का हक मारकर। अपने हक को इतना बड़ा कर दो ना कि आप लोगों के हक में ही आप लोगों की जिंदगी अच्छी चलती रहे। पैसे कमाओ, अपने हक से कमाओ, अपना काम को ढंग से करो। अगर आप लोगों को लग रहा है जो भी आप लोग अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हो और सही तरीके से शांति में, तो हमेशा अपने हक की कमाई पर एंजॉय करना सीखो, ना कि करप्शन की कमाई पर। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ओम्बुड्समैन, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको लेखपाल। तो लोकपाल, लेखपाल नहीं सॉरी लोकपाल लेखपाल तो पटवारी होता है, ठीक है, लोकपाल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन में सबसे पहले आया था 1809 में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, जहां से निकल कर आया कि भाई ओम्बुड्समैन जैसा कुछ एक ऐसा कुछ बवाल होगा जो कि यहाँ पर सबको कंट्रोल करेगा। क्यों रखा गया इसको, इसलिए रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट में कोई आकर बैठ गया, सारी बॉडी गवर्नमेंट की उसके हाथ में आ गई। अब उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सही कर रही है फिर गलत कर रही है, चुनकर तो भेज दिया पर हरकतें क्या कर रही है वो समझना पड़ेगा। 20वीं सेंचुरी में ओम्बुड्समैन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लगा कि यार इसकी और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर न्यूजीलैंड और नॉर्वे जो थी उनके द्वारा भी लाए गए यहाँ पर 1962, जब हमारा देश चाइना के साथ में भिड़ रहा था, उस टाइम पर यहाँ पर इन्होंने अपना ओम्बुड्समैन बना डाला, ठीक है। कौन सी, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। तो देखोगे स्वीडन, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, अगर इनको आप लोग ध्यान से देखोगे, ये मैक्सिमम आप लोगों को ये कंट्री नजर आएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, ये हो गया स्वीडन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे, इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड। यहाँ पर ये वो कंट्री है जो कि ज्यादातर आप लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आप लोग देखोगे ना उठाकर, उसमें टॉप पर बैठी हुई ये कंट्री आप लोगों को मिलेगी, यानी कि स्टार्टिंग से ये जनता के फेवर में काम करती ही आती है। फिर आगे आगे चले यहाँ पर तो व्हाइट रिपोर्ट निकाल कर आए 1961 में, जिसके चलते ब्रिटेन को लगा भाई साहब हम क्यों पीछे रहे, तो 1967 में इनके द्वारा भी ओम्बुड्समैन जो है वो अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये पहला एक बड़ा डेमोक्रेटिक ऐसी कंट्री निकल कर आया जिसने दुनिया के ऊपर राज किया था। तो राज करने वालों ने भी बना दिया भाई साहब कि हाँ हम लोग इसको बनाएंगे। पहली कंट्री ऐसी थी डेवलपिंग जिसका नाम था गुयाना। 1966 में गुयाना के द्वारा लगा कि हाँ हमको भी ये काम कर देना चाहिए, तो इसने भी यहाँ पर ये काम कर डाला। आज मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, गुयाना जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर लोकेटेड है। चलिए ये बताइए किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर है, चलिए इतना ही बता दीजिए, ठीक है। जाकर देखिएगा, बेसिक पर्पस ये रहता है कि मैप को अगर डेली आप लोग रेगुलरली देखोगे ना तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अडॉप्ट किया गया आगे चलकर मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, और इसमें हमारा देश भी है जो कि अपनी प्यारी कंट्री, यानी कि हमारा देश भी है। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारा भारत भी एक महान भारत यहाँ पर बन गया इसको इंप्लीमेंट कर, ठीक है, यानी कि हमारे देश में भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर बात करें देश के अंदर में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट प्रपोज किए गए थे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम था अशोक कुमार सेन, 1960 में। देखिए कब से स्टार्ट की थी गड्डी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में बात की जा रही है वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए, तो 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर में। पर लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर 2008 में इस मुद्दे को स्टार्ट किया गया था, और अभी 2022 में आप लोगों से आर्टिकल कर रहा हूं डिस्कस, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, इसके बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन है ना, जो एक तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, उसमें महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। सेम देखिए यहाँ पर जब इनके ऊपर कुछ आती है ना कि अपने ही ऊपर कोई आकर बैठेगा, तो 1960 से ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था, और अभी मैं 2022 में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ये आर्टिकल, और 2013 में यहाँ पर इसको बनाया गया। समझ रहे हैं आप लोग कितनी खतरनाक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टूड एक तरीके से करिएगा कि यहाँ पर जब कोई भी ऐसा मुद्दा है कि हाँ इनके ऊपर ही कोई एक कंट्रोल करने आ रहा है, तो उसमें फिर कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अशोक कुमार जो सेन थे पहले थे यहाँ पर, हालांकि इसको पास नहीं किया गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है और लाट टपक जाती है एग्जामिनर की इसके ऊपर, ये है डॉक्टर एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कमेटी के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो इनके द्वारा 1966 में ये शब्द जो है कॉइन किया गया कि इसको लोकपाल बोलेंगे, यानी कि जनता का रखवाला, लोकपाल, ठीक है। 1966 में पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म लेकर आया गया, जिसको एआरसी की रिपोर्ट बोलते हैं, तो पहली एआरसी जो रिपोर्ट ले गई उसने बोला कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सेंटर पर और एक स्टेट के लेवल पर, जो कि यहाँ पर इनकी गंदी हरकतों को देखें कि इनके द्वारा क्या क्या बदतमीजियां की जा रही हैं और उनको कंट्रोल करके देखें, ठीक है।
तो एआरसी ने बोल दिया 1966 में, तो फिर लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर 1968 में यहां पर 1968 में एक लोकपाल बिल लेकर लाया गया लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में तो भाई साहब वो पास कर दिया, पर लेकिन आगे चलकर फिर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो फिर यहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और कई बार यहां पर ट्राई किया गया। फिर यहां पर जब ट्राई करते करते अथक प्रयास किया गया, मैंने कहता है एक तरीके से अखंड प्रयास किया गया, तो उसके बाद में फिर यहां पर 2011 में 8 जो अटेम्प्ट किए जा चुके थे, यहां पर इतने तो यूपीएससी भी अटेम्प्ट नहीं देती यहां पर लोगों को एग्जाम के लिए, 8 अटेम्प्ट यहां पर ये कर चुके थे, पर लेकिन फेलियर मिला इनको। फिर 2000 अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर, जिसे मैंने बताया ना अभी, यहां पर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कमीशन करने के लिए 2002 में भी यहां पर एक तरीके से बनाया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है कई बार ये भी, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है, कि सही चल रहा है डायरेक्शन में या फिर इधर उधर भटक गया है, तो उसको रिव्यू को देखने के लिए एमएन वेंकट चलैया की रिकमेंडेशन के बाद में भी यहां पर बातें देखने को मिली थी। इनके द्वारा भी लोकपाल लोकायुक्ता की बात की गई थी और बोला गया था कि एक तरीके से रिकमेंड किया गया कि पीएम जो है, ठीक है, उसको इसके एम्बिट से यानी कि इसके अंडर से बाहर रखना चाहिए। यानी कि यहां पर जो पहले जो बेसिकली 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आए, उन्होंने बोला कि यहां पर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको इसके अंदर कम से कम लेकर आना चाहिए, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बोला गया कि कैप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द ऑथोरिटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को उससे बाहर रखो, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है कल को इश्यू बन जाए यहां पर एक बहुत बड़े, तो इसको बाहर रखने की बात की गई, ठीक है। तो इसके चलते मुद्दा देखने को मिला। 2005 में जब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आया गया, ये सारे क्वेश्चन है भाई साहब, इनको पेपर को उठा के देखोगे ना, ये यहां पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, ठीक है, ये एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में, ये वेंकट चलैया जी के द्वारा रिव्यू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट एग्जाम के आप लोग। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया, यहां पर किसके अध्यक्षता में, तो वीरप्पा मोइली, ठीक है। तो इनके द्वारा भी बोला गया यहां पर कि बिना डिले किए हुए भाई साहब इमीडिएटली लोकपाल बना दो, ठीक है, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। 2011 में यहां पर गवर्नमेंट एक बेसिकली एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया और देखा गया कि कैसे इसको लेकर चलना है। और फिर आगे चलकर इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन मूवमेंट चला, जिसमें अन्ना हजारे जी के द्वारा बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया यहां पर, तब जाकर यहां पर गवर्नमेंट को लगा कि यार अब करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को यहां पर करना पड़ा और ये वही मुद्दा है जब यहां पर दुनिया जो है वो सड़कों पर आ गई थी, ठीक है। उस टाइम पर लग रहा था कि देश के अंदर बदलाव आने वाला है, तो उसी टाइम से यहां पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो थे अन्ना हजारे जी के साथ में मिलकर उनके द्वारा काम किया गया और फिर आगे चलकर अन्ना हजारे जी साइड में हट गए और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही, आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो बिल्कुल वही था जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे और किरण बेदी जी थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी एक तरीके से साइड में हट गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं जैसा वहां पे था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी साइड में हट गए और यहाँ पर क्या कहते हैं एक तरीके से किरण बेदी सुभाष चंद्र बोस जी साइड में हो गए, उसी के साथ में बन गए यहाँ पर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केजरीवाल जी थे वो यहाँ पर बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक तरीके से वो बन गए चीफ मिनिस्टर। यानी कि बस याद करने के लिए याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग इसको कोरिलेट करके देखने लोगों, एक तरीके से बस थोड़ा सा आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से यहाँ पर मुद्दा पूरा ये हुआ, अब सेंटर में और स्टेट में बन गए यहाँ पर एक तरीके से लो पास करके प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए 1 जनवरी 2014 में और फिर फोर्स में आ गया 16 जनवरी से हमारे देश में लोकपाल आ गया बेसिकली सेंटर पर और लोकायुक्त आ गया स्टेट के ऊपर। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को इसीलिए सुनाई है कि पूरा एक हिस्ट्री आप लोगों को पता हो, ठीक है। अभी यहाँ पर चैप्टर चल रहा है लोकायुक्त के बारे में, तो लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो लोकायुक्त यहाँ पर जो अपॉइंट किया जाता है, पहले तो कौन अपॉइंट होता है यहाँ पर, या तो कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, इनको यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो एक पर्सन को लेकर आते हैं कि भाई साहब इसको हम लोग लोकायुक्त बनाएंगे, और वो पर्सन जो होगा कंसल्ट किया जाएगा उसके बारे में हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ में, स्पीकर रहेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके साथ में, चेयरमैन रहेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर में है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर है, और गवर्नर रहेंगे जो कि यहाँ पर इसको अपॉइंट करेंगे फिर, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर नाम युक्त करेंगे और यहाँ पर गवर्नर उसको अपॉइंट कर देंगे, तो उस इंसान को लोकायुक्त बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना कितने ऐसे राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, ठीक है। अगर बात करें लोकायुक्त को अगर एक बार अपॉइंट कर दिया तो भाई साहब इसको हटाने के लिए बिल्कुल पूरा प्रोसीजर काम करना पड़ेगा, इंपीचमेंट जैसी मोशन नहीं होती है, पूरा एक ऐसा हटाना आसान नहीं होगा, तो उसके तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए काफी टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने मुद्दा भी समझा दिया और एक चैप्टर भी आप लोगों का स्टैटिक कवर करा दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो बताइएगा। और बाकी कैसे अपॉइंट करते हैं यहाँ पर लोकपाल को, ये आप लोग को बताना है, मैंने लोकायुक्त आप लोग को बता दिया, अब लोकपाल के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो बेसिक है इसके बारे में आप लोग को बताइए, देखिए देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। क्वेश्चन भी दूंगा इसके ऊपर लिखने के लिए यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा उसको।
आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में। तो यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली टॉपिक कवर हो जाता है। देखिए, जब भी कोविड-19 के बारे में बात करते हैं तो स्कूलों को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो नहीं होता है, गांव घर में अगर कुछ गलत काम हो तो छोटा बच्चा जो होता है, पता है इसने हरकत की होगी, ठीक है, तो उसको उठा लेते हैं। तो वही कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये दिखाने के लिए कोविड-19 को रोकने के लिए हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टेप उठा रहे हैं, तो उठाकर स्कूल को बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये राइटर बताने की बात कर रहे हैं। कोविड-19 का इंपैक्ट अभी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिला। तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं, लगभग 180 कंट्री में यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। टेम्परेरी तौर पर बच्चों को स्कूल से साइड में रखा गया और 1.6 बिलियन जो बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग जो है वो बर्बाद हो गई। किसी की 1 साल तो किसी की 2 साल, और कहीं पर अभी स्कूल जो है वो ओपन नहीं है। इसी के साथ में अगर बात करें इस तरीके से दिक्कतें जो देखने को मिल रही हैं, तो स्कूल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए, एक तो घर पर रहता है बच्चा, मान लीजिए ऑनलाइन आप लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो वो क्वालिटी नहीं आ पा रही यहाँ पर बच्चे की, क्योंकि बच्चे को बेसिकली एक तरीके से यानी क्लास में बैठा हुआ है, वहां पर उसको जबरदस्ती बैठा दिया गया एक तरीके से। वहां पर थोड़ी देर में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, इधर उधर थोड़ी देर सर मार सकता है, पर लेकिन उसको एक डिसिप्लिन में अपने आप को लाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना टीचर उठा के फिर क्या करेगा, मुर्गा बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर घर पर बैठा हुआ है तो कोई टोकने रोकने वाला ही नहीं है, और बच्चों को भी आदत भी नहीं है पढ़ने की, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। चलिए, तो उनकी बात कर दी जिनके घर में गैजेट है। अब जिनके घर में गैजेट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, उनकी कैसे करें? तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर उनको लर्न करने की मिलती है वो उनकी गुम हो गई यहाँ पर। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे तो भूल भी गए कि यहाँ पर स्कूल नाम, एक तरीके से स्कूल नाम की कोई ऐसी चीज भी हुआ करती थी। बिल्कुल मजे में चल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको अगर बात करें जिनकी छुट्टी मिल जाए एक्स्ट्रा तो मजे आ जाते हैं। सोचो अब यहाँ पर कितने मजे आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को लेकर चलना है। ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पर बच्चे की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के साथ में सोशल प्रोटेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे की वेलबींग होनी चाहिए। अभी यहाँ पर क्या था मुद्दा, जब स्कूल खोले जा रहे थे उस टाइम पर एक मुद्दा निकल कर आ रहा था कि टीचर क्या करेंगे, भाग भाग कर अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे कि फटाफट अपना सिलेबस निपटा दो। तो बोला यह गया कि वहां पर 2 तरीके के टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो वह है बस सिलेबस कंप्लीट कराया, पढ़ाया और भाग गया, ठीक है। दूसरा वो टीचर है, वो समझ रहा है, वो भी उसी सोसाइटी से आ रहा है, वो भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, उसके भी घर में किसी की डेथ हुई होगी, उसने भी ये चीजें झेली हैं, तो बच्चों को इमोशनली भी हेल्प कर रहा है कि बेटा देखो ये सारी चीजें चलती रहती है, अपनी लाइफ को इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। लाइफ में बहुत बड़े बड़े और भी आप लोगों के सामने मुद्दे आएंगे, आप लोगों को उनको टैकल कर रहे हैं। आप लोग समझिए एक मिनट, बचपन में हम लोग बोलते हैं यार बचपन अच्छा था, ठीक है, स्कूलिंग अच्छी थी। क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इंसान अपनी कैपेबिलिटी टाइम टू टाइम बढ़ाता रहता है। जब बचपन में आप लोग थे तो आप लोगों को लग रहा था यार हम जो है आज के डेट में बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं, पढ़ा स्कूल में जाना पड़ रहा है, तो स्कूल भी आप लोगों को एक बड़ी चीज लगती थी। पूरे दिन में बस एक काम होता था, वो स्कूल में जाना, ठीक है, उसके अलावा फिर अपनी मजी करना जिंदगी की, ठीक है। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग थोड़े से बड़े हुए, कॉलेज में आ गए, तो आप लोग को साइड में थोड़ा और काम करना पड़ेगा, किसी ने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया, वो सारी चीजें हो जाएगी। चलिए आगे चलकर जॉब मिल गई, अगर कंडीशन अच्छी चलती रही तो आगे चलकर जॉब मिल गई। जॉब मिल गई तो एक जॉब करनी पड़ेगी आप लोगों को, जो कि एक टाइम होगा, सुबह 9 बजे निकलोगे, शाम को 4-5 बजे आओगे, तो पूरा एक टाइम चलेगा आप लोगों का। तो जॉब मिल गई आप लोगों को, चलिए जॉब हो गई भाई साहब 8 घंटे की। उसके बाद में अगर मान लीजिए शादी हो गई, परिवार चल गया, उसके बाद में फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, फिर आप लोग को यहाँ पर काम करना स्टार्ट हो गया। ये कोई सारे लोग ये सोचते हैं जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, साइड में अपना कुछ बिजनेस भी चला लेते हैं, बिजनेस भी चला लिया। तो जैसे जैसे आप लोग बड़े होते चले जाओगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर इंसान जो है वो अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सोसाइटी में जिसमें आप लोग रहते हैं ना, अपने आप को कभी बांध कर मत रखिए। जहां भी आप लोग कुछ नया सीखने का मौका मिलता है तो आप लोग उसमें नया सीखकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बचपन में जो छोटा छोटा काम करते हैं हम लोग डरते हैं यार ये बस आज इतना काम कर दिया, आगे चलकर वही इंसान जो होता है, वही औरत जो होती है, वो 10-10 हाथ पैर वाला हो जाता है, 10-10 सर वाला हो जाता है, इतने सारे काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अपना भी ध्यान रख रहा है, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहा है, अपनी जॉब का भी ध्यान रख रहा है, इसी के साथ में और सोशल प्रोफाइल का भी अपना ध्यान रख रहा है, ठीक है। सारी चीजें अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रख के चलना पड़ रहा है, बैलेंस कैसे मैनेज करना है वो भी देख रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, कहीं पर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। कोई घर में पढ़ रहा है बच्चा, कोई बीमार हो गया, कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदनी पड़ रही है, घर बनाने पड़ रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर के 1000 उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं। और वही इंसान एक टाइम पर ऐसा था, बचपन में मजे ले रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि बचपन में या तो बचपन में मजा है या फिर 55 में मजा है। मतलब बचपन यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 55 यानी कि जब 50-60 साल से ऊपर हो जाता है तो तब मजा है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर है कि दोनों जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग कम होती नजर आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब इंसान 55-60 में पहुंचता है तो उस टाइम पर ये लगने लगता है कि ठीक है बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी वगैरह हो गई है, अब ऐसा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप थामेंगे, हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं बचपन या फिर 55 मजा इसी में आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो बेसिकली इसलिए बताई क्योंकि कई सारे डिप्रेशन फील करने लगते हैं, पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है। तो जिंदगी ऐसे ही है यार, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़कर चलो, ठीक है। कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी, कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है।
तो इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जेंडर की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी देखने को मिल रही है, फिर नहीं देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो यहाँ पर कनाडा के अंदर भी यहाँ पर जब स्टडी की गई तो इसमें बताया गया कि एकेडमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के मेंटल पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसी के साथ में सोशल इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट है और फिजिकल क्या इंपैक्ट है। तो हर एक एरिया में जब बच्चों को समझा जाएगा, सोसाइटी को समझा जाएगा, क्योंकि बच्चे सोसाइटी का पार्ट है। कई बार आप लोगों ने जूम के ऊपर देखा होगा, बच्चों की क्लास चल रही है, ठीक है, उसमें कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आए जिसमें बच्चे टीचर का मजा ले रहे हैं, ठीक है, टीचर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है या फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। हालांकि टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाया जा सकता था, पर लेकिन रियलिटी में बात ये की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग यहाँ पर देखकर चलोगे तो काफी सारे लार्ज स्केल पर हमारे देश में लगभग आज भी 2.25 लाख 3.25 लाख के करीब केस आ रहे हैं। 2,80,000 के करीब आज की डेट में भी केस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, ठीक है, जो कि एक तरीके से अनकंफर्ट करने वाला स्टेटिक्स है। पर लेकिन इसी टाइम पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को खोल भी दिया है, ठीक है। अगर आज के डेट में बात करें, आज की डेट में आप लोगों ने से पब्लिक प्लेस हो गए, ठीक है, बिजनेस हो गए, उनको आप लोगों ने ओपन कर दिया ना, तो फिर स्कूल क्यों आप लोग ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन में अगर देखोगे तो काफी कम लोग आज के डेट में है, बहुत सारी खाली पड़ी है, 95% के करीब आज के डेट में अवेलेबल एक तरीके से अनऑक्युपाइड बेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि ओमिक्रॉन जो है वो लोगों को इतना बीमार नहीं कर रहा है कि आप लोग स्कूल बंद कर दो। प्रिकॉशन आप लोग उनको दे सकते हो, बच्चों को उनको मास्क वगैरह लगाने के लिए बोल सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है या फिर लोगों जो बच्चे हैं बच्चों को भेजने के लिए लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सहमत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब स्टडी की गई सीरो सर्वे निकल कर आया, उसमें ये बोला कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा चुकी है, एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। एक और अभी आप लोगों को आर्टिकल इससे लगता हुआ ही बताऊंगा मैं, जिसमें कोविड-19 ओमिक्रॉन के बारे में बात की जा रही है। वहां पर एंटीबॉडी का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की, बात ये की गई कि एंटीबॉडी यहां पर डेवलप हो गई है कोविड-19 के चलते। तो इसके चलते आज की डेट में जो ऐसा नहीं कि बच्चों के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, जब बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडी आ चुकी है तो यहां पर ये एडल्ट यानी कि जो यंग जनरेशन है उससे डिफरेंट नहीं है। तो बच्चों का स्कूल डिसरप्ट करना ये कोई सही तरीका नहीं है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो उनकी खराब होती जा रही है, उनकी जिंदगी कई सारे जो साल जो है बेकार होते जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ी भरपाई आप लोग नहीं कर पाओगे अगर ऐसी चलती रहेगी। तो इनइक्वालिटी आ जाएगी काफी लार्ज स्केल पर, जिनके पास में ठीक चीजें वो चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में अच्छा खाना मिलता था, उनकी सेहत की स्कूल से बनती थी पढ़ाई के साथ साथ में, मिड डे मील स्कूल के थ्रू कहीं एग दे रहे हैं, कहीं दूध दे रहे हैं, नॉर्मल उनको घर पे चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरीके से उनकी हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है ऐसे बच्चों की। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कोविड-19 जो है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज हो चुकी है आजकल में जो आप लोगों के बीच में ही रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कैसे इसको टैकल करना है वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को एक तरीके से नहीं बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा शादी का लड्डू खाए तो पछता है, ना खाए तो बचता है। अब मान लीजिए शादी हो गई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए अब शादी को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। शांति भी बनी रहे, यहाँ पर आप लोग अपना काम भी करते रहो, एक तरीके से अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखो, एक परिवार को पूरा खुश भी रखो। तो कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये मुद्दा यहाँ पर इसलिए निकल कर आते हैं पर कि हाँ, इंसान को अब यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा अपने टाइम, करियर, हेल्थ और फैमिली के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को कोरोना वायरस को यहीं पर ही रखना है, कहीं नहीं जाने वाला है, यहाँ पर यहीं पर ही रहने वाला है। जैसे कभी मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारी आ रही हैं, लाखों लोगों को मार चुकी है, पर हमारे बीच में सीजनल आती है, तो ऐसे ही कोरोना भी हो जाएगा। इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे टैकल करना है, जिससे प्रॉपर इसकी एक दवाई मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर लंबे समय तक आप लोग एक तरीके से ये ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोगों को लॉकडाउन जो आप लोग लगा रहे हैं वो टेम्परेरी मेजर है भाई साहब। लॉकडाउन में आप लोग पता है कितनी सारी कॉस्ट आप लोगों को पड़ जाती है, सारे बिजनेस बर्बाद हो गए, लोगों के स्कूल बर्बाद हो गए, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, घर में दिक्कत हो गई, कई जगह नहीं, एक तरीके से दंगे फसाद चल रहे हैं, उसकी वजह से घरों में लड़ाई चल रही है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को निकलकर सामने आते हैं। फिर तो आप लोग का फोकस होना चाहिए कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल जाए। जैसे कि अभी यूके और यूएसए के अंदर भी सजेस्ट किया गया था रीओपन किए जाए स्कूल को, तो इंडिया को भी इसके साथ में काम करना चाहिए। अगर रीओपन नहीं करेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और आर्टिकल यहाँ पर इसी के साथ में ये बात कर रहा है कि व्हाट अप्रोच शुड वी अडॉप्ट टू ट्रेस द ओमिक्रॉन, यानी कि क्या अप्रोच हम लोग को अडॉप्ट करनी चाहिए ओमिक्रॉन को ट्रेस करने के लिए। तो देखिए यार, ओमिक्रॉन अपने आप बता रहा है कि भाई साहब मैं ज्यादा खतरनाक नहीं हूं, मेरे साथ में रह सकते हो आप लोग आसानी से एज ए फ्रेंड के तौर पर, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो यार, हेल्प कैसे करेगा ओमिक्रॉन? अब समझाता हूं आप लोगों को। बेसिकली एंटीबॉडी का एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वैक्सीन और पहले तो मेडिसिन में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, वीडियो को पॉज कर जरा लिखे तो सही, दो चार शब्द देखो आप लोग कैसा लिखते हैं इसके बारे में। वैक्सीन और मेडिसिन के बारे में कई बार बता चुका हूं। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आप लोगों को दी जाती है जब बीमारी नहीं हुई है उससे प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि बीमारी हो ना जाए इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती है। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों को वैक्सीन दी जाती है, ताकि वैक्सीन को लेकर आप लोग बीमारी से दूर रहें अगर बीमारी आती है तो।
मतलब हो गया कि वैक्सीन जो है वो बीमारी से पहले दी जाएगी। और मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है बीमारी के बाद में, कि अब भाई साहब बीमारी आ चुकी है शरीर पर, अब तो आप लोग का इलाज ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये क्योर का काम करेगा, इनके इलाज करने का काम करेगा, जबकि यहां पर ये प्रिवेंशन यानी कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, बचाने का काम कर रहा था। तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखिए यहां पर। आखिर वैक्सीन देने का मतलब क्या होता है, पहले क्यों दे रहे हैं भाई साहब, वो इसलिए दे रहे हैं, आप लोग के शरीर में एक एंटीबॉडी नाम का खतरनाक एक प्राणी होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हो आप लोग की बॉडी के अंदर यहाँ पर ये आयरन मैन है आप लोग का, या फिर जो भी आप लोगों को सुपर हीरो जो भी आप लोग मानते हैं, आयरन मैन, थोर मान लो, या फिर आप लोगों को हल्क मान लो, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, तो ये आप लोग की बॉडी का वही है। जैसे आप लोग की बॉडी में कोई बाहर से कोई एंटीजन आएगा, कोई खतरनाक प्राणी आएगा कोविड-19 टाइप का, तो ये क्या करेगा, उसके पैंच ढीले कर देगा, ठीक है। ये एंटीबॉडी मतलब उसके साथ में लड़ेगा दबाकर, और पूरे उसके जो है दांत मात तोड़ के उसको सीधा उल्टा भेजेगा। तो ये एंटीबॉडी अगर आप लोगों के बॉडी में होगा, एक प्रॉपर वे में आप लोग का इम्यून सिस्टम इसको डेवलप कर पाएगा, तभी ये काम होगा। तो स्टार्टिंग में आप लोग को वैक्सीन इसलिए दी जाती है, ताकि वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में कुछ नहीं, वो जो वायरस होता है ना मार्केट में जो घूम रहा होता है, उसी वायरस को डाइल्यूटेड फॉर्म में आप लोगों की बॉडी के अंदर डाला जाता है। डाइल्यूटेड मतलब उसकी ताकत को खत्म करके बहुत ही कम ताकत कर दी जाती है, तब आप लोगों की बॉडी के अंदर डाला जाता है। और जैसे आप लोगों की बॉडी के अंदर जाता है, तो आप लोगों की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसको लगता है कोई बाहर का इंसान आ रहा है, तो तुरंत अपने जो है एक तरीके से हथियार लेकर खड़ा हो जाता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए। तो इम्यून सिस्टम डेवलप करने लग जाता है, तो एंटीबॉडी आप लोगों की शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। तो जब आप लोगों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो आप लोगों ने देखा कि वो एक मरा हुआ वायरस था, उसके खिलाफ आप लोगों की बॉडी लड़ी। अब कल को अगर जिंदा वायरस आएगा, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, वो कल को उसके साथ भी लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तो वैक्सीन का बेसिक पर्पज ये होता है कि आप लोगों की बॉडी को वो यहाँ पर एक तरीके से इम्यून कर दे, कल को अगर आ रहा है तो उसके साथ में लड़ सके। बीमार कब होते हैं हम लोग, बीमार तब होते हैं यार जब यहाँ पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बेसिकली हार जाता है इसके साथ में लड़ते लड़ते। तब ये क्या करता है, ये वायरस बोलता है कि मैं बताता हूं तुमको मैं कौन हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर ये चिट्टी 2.2 वाला रोबोट बन जाता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। फिर आप लोगों को लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं, आप लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो आप लोगों की बॉडी को हरा चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, वो पूरा गेम इसी का होता है। ये बेसिकली मुद्दा मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी यही बोला गया है कि हम लोग को एंटीबॉडी जो है डेवलप हो गई है बच्चों के अंदर भी, तो बच्चों को हम लोग आगे लेकर आज चीजें चल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, बोला ये गया है यहाँ पर, अगर आज की डेट में आप लोगों को ओमिक्रॉन की बीमारी हो रखी है और 4 दिन के अंदर अगर सेटल डाउन नहीं होती है, तो आप लोगों को तब जाकर यहाँ पर इसका असेसमेंट कराना चाहिए, तब जाकर डॉक्टर के पास आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। बोला जा रहा है देयर इज नो नीड फॉर द एग्रेसिव ट्रीटमेंट, यानी कि आप लोगों को लगे यार जरा सा बुखार हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास में जाकर यार ये कर दो वो कर दो, थोड़ा सा उसको देखो, पता चला उस ओमिक को पता चला वायरस नहीं है, आप लोग थोड़ा सा उसको देखो, अपने एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। आपके घर में पैरासीटामोल वगैरह रखिए, उसको लेकर देखो थोड़ा सा, ठीक है। पानी वगैरह अच्छे से पीते रहो, आप लोग थोड़ा रेस्ट करो अच्छे से अपनी बॉडी को। तो ये काम भी करो, यानी कि तुरंत डॉक्टर के पास में हेफाजत वे में गए और पता चला वैसे तो लगा नहीं, वहां पर हॉस्पिटल में जाकर 2-4 मरीजों के बीच में रह गए और बीमार हो गए, ठीक है। तो सबसे सही तरीका क्या है, अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट दो, अपने आप को एक अच्छी हेल्दी आप लोगों को नींद देनी है, इसी के साथ में एक्सरसाइज करते रहनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को एक बैलेंस लाइफ प्रोवाइड कराएगी, फिर ओमिक्रॉन, टोमिक्रॉन, गोमिक्रॉन, सोमिक्रॉन जो भी आएगा उसके साथ में आप लोग लड़ पाएंगे। तो ये बेसिक फंडे यहाँ पर इनके द्वारा समझाए गए हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को इसको समझाने में सक्सेसफुल रहूंगा और आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करें बेसिकली ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है यूएसए और रशिया के बारे में, तो एक आइडिया आप लोग होना चाहिए इसके बारे में। तो यूएसए और जो रशिया है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो सेकंड जो यहाँ पर अभी टर्म थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की, बोला गया उस टाइम पर जो है जो रिलेशन जो है यूएसए और रशिया के वीक होने स्टार्ट हो गए, यानी कि ओबामा के साथ में ही पुतिन के जो रिलेशन है वो बर्बाद होने स्टार्ट हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर और बर्बाद हुए और अभी आकर तो बिल्कुल लो लेवल पर पहुंच रहे हैं। किसको लेकर ये सारी बात चल रही है, फिलहाल लेकर यहाँ पर यूक्रेन को, ठीक है। यहाँ पर यूक्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यूक्रेन का ये क्रीमिया वाला जो एरिया है रशिया के द्वारा 2014 में हथिया लिया गया। आप लोग बोलेंगे रशिया को ऐसी क्या पड़ गई थी यहाँ पर फजीते में सर देने की, तो इसको समझाता हूं पूरा डिटेल में समझिएगा। G8 कंट्री हुआ करता था, G8 कंट्री ने लात मारकर रशिया को बाहर निकाल दिया, G7 रह गया। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन हथिया लिया। अब यहाँ पर यूक्रेन क्यों हथिया वो समझिए। एक टाइम था जिसको आप लोग यूएसएसआर बोला करते थे, ठीक है। एक सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारा बड़ा एरिया हुआ करता था, ठीक है। उसमें से यहाँ पर क्या हुआ 1990s में, यहाँ पर 1991 में इसका विघटन हो गया यूएसएसआर का। विघटन कब होता है आप लोगों को घर में भी देखने को मिलेगा, जब घर का मुखिया जो होता है ना उसकी ताकत जो है कम हो जाती है। एक तो मान लीजिए घर का मुखिया जो है
एक तरीके से उसकी कोई सुनने ना उसका सुनना बंद कर दे, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सब अपने अपने मुहार चल देते हैं। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर के मुखिया कुछ मान ही नहीं रहा है, पर लेकिन घर का मुखिया अगर सही होगा, कंट्रोल में चीजें रखेगा, तो भाई साहब कान पे जू नहीं सरकेगी उसके बोले बगैर कुछ। ठीक है, तो उस घर में एक डिसिप्लिन रहेगा और चीजें सही चलेंगी। तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो मुखिया का टाइट होना जरूरी है, पर लेकिन जब मुखिया ही यहाँ पर वेला हो जाए तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुखिया ने क्या किया, वेलापंथी करना स्टार्ट कर दी, किसी भी लड़ाई में जाकर अपना हाथ उधेड़ दे रहा है, किसी भी जाकर वहां पर पैसे दे रहा है दबाकर, मतलब घर में कटोरा है लोगों के हाथ में और भाई साहब बाहर जो है लड़ाइयों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो यहां पर जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, सबसे ज्यादा पॉलिटी बिगड़ने लगती है। फिर तो इकोनॉमी और पॉलिटी बैलेंस में चलेगी, जहां जहां इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी वहां पॉलिटी का बर्बाद होना जरूरी है, वहां पर पॉलिटी गिरेगी। सोचो आप लोग, यहां पर जब इकोनॉमिक कंडीशन हालत खराब होती है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को रेजिग्नेशन तक देने पड़ जाते हैं। तो इकोनॉमी और पॉलिटी बैलेंस बनाकर चलती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। अभी समझते हैं, बहुत सारी कंट्री थी, यहां पर लगभग 15 कंट्री जो अलग होगी, जैसे अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, मोल्दोव हो गया, इसी के यहाँ पर इसी के साथ में रसिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया और यहाँ पर उज्बेकिस्तान हो गया। ये सारे यूएसएसआर से अलग हुए थे, यूएसएसआर से अलग होकर यहाँ पर ये सारे चल रहे थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर लेकिन काम यहाँ पर नहीं रुका। एक पर्टिकुलर जब यहाँ पर एक कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और रशिया के बीच में, उस टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसका नाम था नेटो, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे वो मेंबर थे जो कि यहाँ पर रशिया के खिलाफ खड़े हुए थे, तो रशिया को टैकल करने के लिए काम कर रहे थे बेसिकली। तो ये जो मेंबर थे यहाँ पर, ये मेंबरों ने क्या किया, जो भी नए नए अभी आजाद हुए थे परिंदे, इनको अपने में मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे रशिया के खिलाफ ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर कई सारे मेंबर जो है ये यहाँ पर इसका पार्ट बन गए, जैसे इस्टोनिया 2004 में, लिथुआनिया 2004 में, लिथुआनिया 2004 में। ठीक है, आगे चलकर यहाँ पर ये स्लोवाकिया भी बन गया, ठीक है, हंगरी बन गया, यहाँ पर ये रोमानिया बन गया, ठीक है, बुल्गारिया बन गया। तो अभी मुद्दा ये आ रहा है कि हम लोग क्या है, यूक्रेन को भी इसका पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जब भी यूक्रेन को इसका पार्ट बनाने की बात करती है तो रशिया को लगा कि अब तो कहानी खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को हथियार रखा है, यूक्रेन का पार्ट है, और अकेला यहाँ पर ये जो सी है ना, आप लोग चलिए बताइए कौन सा सी है बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है हजारों बार बता चुको। ये जो सी है ना, ये अकेला ऐसा सी है जो कि यहाँ पर रशिया के पास में ऐसा पोर्ट है जो कि यहाँ पर बर्फ नहीं जमता है और आसानी से यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी के साथ में इधर दुनिया को अपने कनेक्ट में लेकर आ सकता है। ठीक है, बाकी सारे इसके जमे हुए एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर ज्यादा जनता रहती है, तो इसलिए रशिया के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ये कल को चलकर अगर नेटो का मेंबर बन गया तो ये बिल्कुल वही बात होगी कि अगर यहाँ पर फिर यूक्रेन को रशिया ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया, देवसेना को अगर किसी ने छू दिया तो वो मुद्दा होगा, सारे नेटो के नेटो मेंबर रशिया के ऊपर टूट पड़ेंगे और कहानी खराब हो जाएगी। तो इसलिए रशिया चाह रहा है कि यूक्रेन जो है वो बेसिकली यहाँ पर नेटो का पार्ट न बने, और इवन नेटो के जो मेंबर थे उन्होंने बोला भी था कि जो भी यहाँ पर यूएसएसआर से टूटकर आए हैं वो नेटो का मेंबर नहीं बनेंगे, पर लेकिन उन्होंने लुभा कर सबको अपना मेंबर बना लिया और अब यूक्रेन को भी बना रहे हैं अपना मेंबर, और यूक्रेन खुद कह रहा है कि मुझे मेंबर बनना है। ठीक है, तो रशिया, अगर रशिया को लगेगा यूक्रेन उसका मेंबर बनेगा, उससे पहले ही रशिया जो है ये इस ताक में है कि यूक्रेन को हड़प ले। तो ये मुद्दा यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है। तो इसी इशू को लेकर यहाँ पर अभी रशिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो बिल्कुल नीचे ढल से पड़ गए हैं आकर, उसी के बारे में बात की जा रही है कि कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है। तो ये पूरा मुद्दा मैंने डिटेल में आप लोगों को इस तरीके से समझाया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को न मिले। तो ये पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। और आज की डेट में अगर बात करें, रशिया के पास में सबसे ज्यादा वेपन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। दूसरे नंबर पर यूएसए के पास में, फिर फ्रांस, चाइना, यूके, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। तो ये सारे वो कंट्री जिनके पास में दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन है। तो यहाँ पर एक ट्रीटी भी यहाँ पर साइन की गई थी जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर किया गया, उसको बोला गया स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रीटी का भी बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कंट्रोल किया जा सके यहाँ पर। तो ये बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी कैसे आप लोगों को आर्म का जो रिडक्शन है वो कम करना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये अभी फिलहाल इसको एक्सटेंड किया गया था रिसेंटली। तो ये 1970 से लेकर यहाँ पर जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है उसको कम करने की बात की गई कि भाई साहब इसको कम करते हैं, और फिर यहाँ पर इस तरीके से कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर, इसी के साथ में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर यहाँ पर फोर्स, ये एक तरीके से ट्रीटी लेकर आए। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं जिसमें यहाँ पर ये इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में बात करते हैं ताकि न्यूक्लियर वेपन को कम किया जा सके, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इतनी खतरनाक चीज है जिसके पास भी रहेंगे वो यहाँ पर कभी किसी को जीतने नहीं देंगे। क्योंकि अगर किसी के पास किसी ने एक न्यूक्लियर वेपन फेंक दिया तो भाई साहब दूसरा मरता दूसरे के ऊपर फेंक कर चला जाएगा, और फिर जो नहीं हिरोशिमा और नागासाकी वाला मुद्दा बन जाएगा। तो हमेशा ये न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कभी भी, एक ऐसा बोला था कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो कभी जीती नहीं जा सकती, वो ओनली डिस्ट्रक्शन कर सकती है, इसलिए इससे दूर रहने की बात की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपने न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन के बारे में।
तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल एशिया के साथ में हमारी मीटिंग हुई अभी यहां पर, और मुद्दा काफी बड़ा रहा अफगान का। देखिए ये कैसा मुद्दा है, इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, ये तो कल एडिटोरियल आ जाएगा, और कल नहीं आएगा तो फिर मंडे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैटरडे में एडिटोरियल आते हैं, फिर मंडे में, संडे में नहीं आते, ठीक है। तो यहां पर जो मुद्दा है यहां पर यह है कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री यहां पर इनको बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पर 26 जनवरी पर लेकिन कोरोना वायरस के चलते, ओमिक्रॉन और बहुत सारे इश्यूज को देखते हुए वो मुद्दा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये पांचों की पांचों जो कंट्री यहां पर, उनके साथ में मिलकर यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वार्तालाप किया गया ऑनलाइन। तो अफगानिस्तान का मुद्दा काफी बड़ा बना, इसी के साथ में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में मिलकर काम करने की बात की जा रही है, कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराना है, एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेशन को बढ़ाना है। सेंट्रल एशियन कंट्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, न्यूक्लियर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारी कंट्री में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इनसे जो ईंधन लेकर आ सकते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, चाबार के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट करने की बात की थी, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों का, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे इस एरिया को लेकर। तो काफी शानदार डिस्कशन होगा, एडिटोरियल आएगा 1-2 दिन में, और नहीं भी आएगा तो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पूरा सेंट्रल एशिया के साथ में हमारे रिलेशन जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये आया एडिट में, सोच रहा था एडिटोरियल आ जाता है ना जब, तो उसमें राइटर के व्यू भी थोड़े मिक्स हो जाते हैं, तो उससे आप लोगों को कहीं पर इंटरव्यू में आंसर देना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है, तो उससे फायदा होगा। हमेशा अपनी स्टडी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को साथ लेकर चलो। एक बच्चा बोला सर प्रीलिम्स आ रहा है, मेंस को कैसे लेकर चलना है। देखिए आप लोग ना कोशिश करो कि कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा अपना आंसर राइटिंग का निकाल कर रखो, ठीक है, चाहे आप लोगों का साइड में कुछ भी चलता रहे, 1 घंटा अपना निकालो ताकि राइटिंग की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स ना आप लोग काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि प्रीलिम्स आप लोगों को पास करना पड़ेगा तभी मेंस में पहुंचोगे, पर लेकिन आप लोग मेंस में पहुंच भी गए तो फिर क्या करोगे तो बता दो, अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रीलिम्स भी साथ में लेकर चलना है और मेंस भी साथ में लेकर चलना है, और इंटरव्यू को भी आप लोगों को इसी तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बात की जा रही है, एयर इंडिया जो है फिर से घूमकर नहीं, पृथ्वी गोल आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले एयर इंडिया जो थी वो टाटा के पास में थी, फिर यहां पर टाटा से निकलकर वो गवर्नमेंट के पास में गई और फिर से टाटा के पास में आ गई। तो पूरी जो कथा है यहां पर वो बता रखी है। बेसिकली सबसे पहले यहां पर 1962 में अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर जेआरडी टाटा साहब जो है यहां पर उनके पास में ये हुआ करती थी। हालांकि बनाया इसको 1932 में यहां पर फाउंड किया गया था जेआरडी टाटा साहब के द्वारा, टाटा एयरलाइंस के नाम से, ठीक है। और फिर यहां पर आगे चलकर यहां पर क्या किया, एविएशन जो टाटा सन यहां पर एयर इंडिया का नाम रखा गया और इसको नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। फिर आगे चलकर चीजें देखने को मिले तो कई सारे प्राइवेट प्लेयर भी मार्केट में आए, ठीक है, तो उसके चलते मार्केट शेयर जो है इसका खत्म होने लगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पर ये कहानी खराब हो रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये कोशिश की गई कि इसको बेसिकली इसको बेचा जाए, पर लेकिन खस्ता हालत इतनी हो चुकी थी यहाँ पर बेचा नहीं गया, कई बार इसको मर्ज करने की बात की गई, तो एयर इंडिया मर्ज कर दिया गया यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस और स्टार्स के साथ में, इंक्लूडिंग जो लॉस हो रहे थे यहाँ पर वो सारी चीज देखने को मिली। फिर अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर इन्वाइट किया गया कैसे यहाँ पर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर खरीदने नहीं आया, इतनी खस्ता हालत थी यहाँ पर एयर इंडिया की, ठीक है। तो कोई भी ये देखिए यहाँ पर 2018 में कोई खरीदने नहीं आया। फिर लगा क्या करना है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर टाटा ग्रुप ने बोला भाई साहब हमारा बच्चा है हमारे पास में दे दो इसको। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप ने पूरी मुद्दे उठाकर यहाँ पर अपने हाथ में ले लिया इसको, और फिलहाल अभी जनवरी 27 में यहाँ पर अभी पूरा जो यहाँ पर जो कंट्रोल है इसका टिस्के टाटा ग्रुप के हाथ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग 18,000 करोड़ की यहाँ पर ये डील आप लोगों को देखने को मिली। तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एन चंद्रशेखर, ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये एयर इंडिया के जो ऑफिस में यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इनके पास में फिर से ये बातें पहुंच गई है। तो पूरा का पूरा जो स्लाइड है रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा एसएलवी जो यहाँ पर पीडिया वाले ग्रुप में, ताकि इसको आप लोग याद रख सको, ठीक है। देख लेना इसको ताकि आप लोग आगे रिवीजन के लिए रख सको। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर पर्सन जो था, एक लड़का जो था मिसिंग था यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर पीएलए के द्वारा अभी यहाँ पर यानी कि चाइनीज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा उसको रिटर्न कर दिया गया, हमारा बच्चा जो है वापस मिल गया, ठीक है। तो आर्मी के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली बातें बताई, तो पीएलए हैंड ओवर द मिसिंग टीम टू द आर्मी, ठीक है। तो ये एक न्यूज है जो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी एक मुद्दा यहाँ पर ये, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एलएसी, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, याद रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहाँ पर ये बेसिकली मुद्दा है काफी लंबे समय से। 1962 की वॉर के बाद में चाइना ने यहाँ पर काफी सारी चीजें कैप्चर कर ली थी और तब से यही कंट्रोल में यहाँ पर है। तो जब मुद्दा आता है यहाँ पर कई बार यूएस से बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में बिचौलिया का काम कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि एक तरीके से मीडिएटर बन जाता हूँ। पर लेकिन यहाँ पर चाइना बार बार अपोज करता है कोई मीडिएटर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करें इंडिया के साथ में सोल्यूशन निकालेंगे अपने आप, क्योंकि इनको लग रहा है अगर तीसरी पार्टी कोई आ गई तो ये और ज्यादा एक तरीके से मुद्दा बन जाएगा
तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच में रस्साकसी आप लोगों को चलती रहती है। चाइना जो है बदतमीजी की पराकाष्ठा काटते ही रहता है। तो सारे मुद्दे हैं यहाँ पर ये। तो मैप आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो काफी लंबे समय से डिस्कस कर रहा हूं और कई बार बता भी चुका हूं, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। अभी यहां पर बोला जा रहा है कि कंडीशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। तो यहां पर जो भी कमीशन था यहां पर उसके द्वारा ये बातें की गई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, कि यहां पर टॉप कोर्ट को बताया कि चीजें सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये काफी पुराना डैम है और जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ये बना हुआ तो है केरला के अंदर में, पर लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु। आप लोग बोलोगे ये कैसा चल रहा है चक्कर, यानी कि एक तरीके से माल किसी और का एंजॉय कोई और कर रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले तो याद रखिएगा है कहां पर, ये मुल्ला और पेरियार दो रिवर हैं जहां पर आकर मिलती हैं, वहां पर ये बांध बनाया गया है जिसको मुल्ला पेरियार डैम बोलते हैं। यानी कि मुल्ला प्लस पेरियार दो रिवर के नाम पर है। एक पेरियार लेक भी है यहां पर, ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ में पेरियार टाइगर रिजर्व भी है यहां पर, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है वो समझिए। ये जो डैम बनाया गया था ये बनाया गया था 1886 में। 1886 में जब ये डैम बनाया गया तो उस टाइम पर यहां पर अंग्रेज हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर ये डैम बनाने के बाद में जो यहां पर इसका जो ऑपरेट करने की पावर दे दी यहां पर, वो दे दी यहां पर बेसिकली किसके हाथ में, आज के डेट में इसको तमिलनाडु आप लोग बोलते हैं, और दे भी लंबे समय के लिए दी, ठीक है। यानी कि दूसरे का माल है, किसी को पकड़ा दो उठाकर, कौन क्या देख रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए 1000 साल के लिए 999 साल के लिए यहां पर पकड़ा दिया इसको उठाकर। तो उसके चलते इसको ऑपरेट करता है और तब से ये मुद्दा चला आ रहा है। आप लोगों को पता है यहां पर अगर कोई ऐसी चीजों को सोल्व करने की कोशिश की जाती है तो फिर लोकल पॉलिटिक्स घुस जाती है। तो ऐसे यहां पर बार बार होता है, लोकल पॉलिटिक्स आकर घुस जाती है। केरला ये कहता है कि इसका जो वाटर लेवल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तमिलनाडु जो है वो यहां पर बार बार उसके वाटर लेवल को बढ़ाने की बात करता है। केरला कहता है कि बूढ़ा हो चुका है भाई साहब, ये डैम 126-27 साल पुराना हो चुका है, कल को चलकर टूट गया तो केरला को ले डूबेगा ये। तो यहां पर उसको बार बार चेक करने की बात की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये याद रखेगा कि कार्डमन हिल वाला जो एरिया है वेस्टर्न घाट में, वहां पर ये बांध बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। बाकी मैंने यहां पर नोट्स आप लोगों को पेरियार रिवर के प्रोवाइड करा दिए। लॉन्गेस्ट रिवर है, केरला की लाइफलाइन बोला जाता है, पेरेनियल रिवर है, यहां पर 12 रिवर जिसको बोलते हैं, कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूज में रहता है, तो ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट यहां पर एक काफी कंडीशन यहां पर कल देखने को मिली, काफी बड़ा मुद्दा बन गया हमारे देश में। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी जी, उनके द्वारा अभी यहां पर एक कमेंट किया गया, कहां पर, ये यूएसए है ना, यूएसए क्या करता है टाइम टू टाइम ना, ये दुनिया को मतलब उल्टी सीधी हरकतें कराने के लिए यहां पर कई बार ऐसे स्टेप उठाता रहता है कि यहां पर कोई अगर बढ़ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। पूरा जुगाड़ यहां पर ये रखता है, मतलब किसी का ह्यूमन राइट का इशू उठा ले, किसी कुछ का, ऐसे ऐसे यहां पर ये मीटिंग कराते रहते हैं। तो अभी यहां पर इनके द्वारा यहां पर एक मीटिंग ऐसी कुछ देखने को मिली जिसमें यहां पर कुछ मुद्दे सामने निकल कर आए, ठीक है। तो उसमें हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी साहब, उनको भी बुलाया गया बोलने के लिए। तो हामिद अंसारी साहब जैसे बोलने गए वहां पर, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये जो बात है उसी के चलते यहां पर ये देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर ये बेसिकली इनके द्वारा जो मीटिंग यहां पर बुलाई गई, ठीक है। तो ये कांग्रेस है इनकी, जो इनके द्वारा मीटिंग बुलाती है। कांग्रेस का मतलब होता है इनकी पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी होगी, इनकी पार्लियामेंट होती है, ठीक है। तो बात की है प्रोटेक्टिंग इंडियाज प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर यहां पर जो एक तरीके से हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, तो यहां पर ये द अमेरिकन जो मुस्लिम काउंसिल और 15 अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये पूरी मीटिंग यहां पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर जो हामिद अंसारी साहब के द्वारा कुछ बातें बोली गई, तो उसको चलकर पूरा मुद्दा यहां पर उठ गया, ठीक है। तो ये इशू बन गया काफी बड़ा, ठीक है। तो ये ऐसा इशू बन गया कि इसके ऊपर बार बार अभी आप लोग को आर्टिकल देखने को मिलेंगे, देखना 1-2 दिन में तो यहां पर कमेंट कर दिया हामिद अंसारी साहब के द्वारा, तो उसके चलते यहां पर इशू बन गया कि एक तरीके से माइनॉरिटी जो है खतरे में है, और वो सब चीजें आप लोगों को पता है क्या चलती हैं, तो इग्नोर कर सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। बाकी एडिटोरियल आएगा, थोड़ा और बातें कर लेंगे 2-4, तब देख लेंगे, ठीक है। बाकी पद्म अवार्ड के बारे में अगर बात करें, मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, तो पद्म अवार्ड जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में आ गए हैं। क्यों न्यूज में इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन थे, ठीक है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम है यहाँ पर बुद्धादेव भट्टाचार्य, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली ये एक्सेप्ट करने से मना किया गया, इसके चलते कंट्रोवर्सी बन गई पद्म अवार्ड पर। तो उनके द्वारा पद्म अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर कंट्रोवर्सी होगी कि क्या यार ये इंसल्ट नहीं है अवार्ड की। देखिए अगर अवार्ड लेना नहीं था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है उसकी साइड से यहाँ पर कॉल जाता है कि हाँ इस तरीके से आप लोग को अवार्ड मिलेगा, इन्फॉर्म कर देता है परिवार को। तो यहाँ पर अगर लगता है ऐसा कुछ है तो परिवार को पहले ही मना कर देना चाहिए। अवार्ड की इंसल्ट है यहाँ पर ये, तो दो बातें निकल कर आती है। एक तो यह कि जो अवार्ड देने वाले हैं उनको अपने सिस्टम में चेंज करना चाहिए, पहले ही पूछ लेना चाहिए सामने वाले से कि भाई साहब उस दिन अवार्ड देंगे, आप लेने आओगे क्या? अगर लेने नहीं आएंगे तो कैंसिल करके किसी और को दे दो अवार्ड, वरना क्या हो रहा है एक तरीके से अवार्ड की इंसल्ट हो जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको ऐसे मत समझो, पॉलिटिकल मुद्दा एक अलग बात हो जाती है, पर लेकिन डीलडी में एक देश की एक तरीके से गरिमा का अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है और उसको त्याग देना इस तरीके से, ठीक है। वो एक अलग बात है कि मिलने के बाद में त्याग देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रोटेस्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा अपने अवार्ड रिटर्न कर दिए गए थे। बताइए कौन कौन से अवार्ड उनके द्वारा रिटर्न किए गए थे? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है।
ये मिलने के बाद रिटर्न कर देना समझ में आता है, पर लेकिन लेने ही नहीं जाना तो वो एक तरीके से इंसल्ट मानी जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसके प्रोसीजर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ताकि ऐसे इश्यूज देखने को न मिले, ठीक है। अभी यहाँ पर हुच ट्रेजेडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बिहार के अंदर में जो नकली दवाइयां हैं उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप लोग रखिएगा आइडिया थोड़ा सा। कई बार कई सारे इशू बन जाते हैं यहाँ पर ये, तो खासकर ऐसी जो दवाइयां बोल रहे हैं, ऐसी जो दारू है ये लोगों की जान लेकर बैठ जाती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ऐसी चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर, तो उनके द्वारा यहाँ पर अभी क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। बेसिकली 250 के करीब जो तिवा और इसी के साथ में गोरखा एक्सट्रीमिस्ट है, उनके द्वारा अपने हथियार रख दिए गए। तो यहाँ पर ये तिवा लिबरेशन आर्मी थी जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रही थी कि यूनिफाइड करेंगे गोरखा को, और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इनके द्वारा, यूनिफाइड गोरखा जो बेसिकली पीपल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर उसको अभी इसके द्वारा हथियार टेक दिए गए, तो मिलकर काम करेंगे, तो एक अच्छी बात, आप लोग अच्छी न्यूज बोल सकते हैं। रसिया और जो है यहाँ पर यूएसए के बीच में डायलॉग हो सकता है, बोला गया रसिया के द्वारा भी एक तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर बातें बन सकती हैं। तो आगे चलकर देखते हैं बातें बनती है नहीं बनती है। चाइना बोल रहा है बातें बना लो यार, तो रसिया जो है उसका लेजिटिमेट कंसर्न है। क्यों? क्योंकि नेटो के अंदर अगर यूक्रेन चलाए तो चिंता तो रशिया को देखने को मिलेगी, तो रसिया को परेशान किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, ऐसा बोल सकते हो। चाइना भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि बात कर लो यार ढंग से और चीजों को सुलझा लो, ठीक है। मतलब अपने चाइना की बदतमीजी देखो, मतलब हम बोले कि इंडिया के साथ में बात कर लो, जो फालतू के बॉर्डर पर तुम अपना एक तरीके से जो नंगा डांस करते घूमते हो बार बार हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हो। मतलब अपने गिरेबान में मत झाको, दूसरे को सलाह दे रहे हो। मतलब दूसरे को सलाह देना आसान होता है, अपने आप करो तो जाने। नॉर्थ कोरिया ये सही आदमी है, इसको जब भी मन करता है कुछ ना कुछ पटाखे छोड़ता रहता है, ठीक है। और ये पटाखे इतने बड़े बड़े इसके हो चुके हैं आज के में, भाई साहब इसके पास इतनी पावरफुल मिसाइल है, इंडिया के पास भी नहीं है। हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल है आज के में अग्नि, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोलते हैं, 5000 किलोमीटर की रेंज करता है, ठीक है। इसकी 14 से 15 हजार किलोमीटर की रेंज करने वाली मिसाइल ये बैठा है इंसान, ठीक है। और ऐसी ऐसी मिसाइल के परीक्षण इसके द्वारा कर दिए गए, दूसरे दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। खाने के लिए भले ही यहाँ पर रोटी ना हो, पर वैसा बंदा जो है ना इस तरीके से ऐसी हरकतों में बाज नहीं आता है। तो ये इसलिए है, इसको पता है क्योंकि अगर कल को पर इसके पास में हथियार नहीं होंगे तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। पता चला इसका भी यहाँ पर लीबिया वाला काम कर दिया उसने, बेसिकली यूएसए ने, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। यूरोपियन यूनियन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना को लेकर अभी यहाँ पर केस लॉन्च कर दिया। तो यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पर वो एक तरीके से बीजिंग के खिलाफ यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिथुआनिया को लेकर यहाँ पर बेसिकली दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो स्टैंड है लिथुआनिया का, लिथुआनिया ने क्या किया यहाँ पर, जो ताइवान है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज कराया कि ताइवान को एक अलग कंट्री है और उसको एम्बेसी वगैरह खोलने के लिए भी बातें की जा रही है। तो उसके चलते चाइना जो है वो यहाँ पर इसको टारगेट करने लगा लिथुआनिया को। तो आप लोगों को पता है चाइना का एक इश्यू है ताइवान को लेकर, चाइना के अंदर मिर्च उड़ जाती है अगर कोई ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है। तो वही सब मुद्दे हैं, चलते रहते हैं, मजा लेते रहिए आप लोग भी, है इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा चाइना का भी मजा लीजिए। तो सब चल रहा है यहाँ पर, चलता रहता है डे बाय डे में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ढांचागत विकास करने की बात की जा रही है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो अच्छी बात है, यहाँ पर आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं पेंडेमिक के बाद में डेवलपमेंट होगा और लोगों को जॉब मिलेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि पेंडेमिक ने जो भी चीजें अभी रोक दी गई हैं, कहीं मेट्रो बन रही थी, कहीं पुल बन रहे थे, कहीं एक तरीके से सड़कें बन रही थी, काफी चीजें रुक गई हैं। इवन हमारा जो सेंट्रल विस्टा चल रहा है बस, और सब चीजें रुक गई हैं, तो उसको फिर से बैक लाने की बात की जा रही है। बॉन्ड रुपी जो है वो वीकन हो रहे हैं, जो फेड टोन जो स्पार्क आउटफ्लो बोला गया, मतलब क्या है, आप लोगों को मैंने कई बार बोला कि यूएसए को अगर छींक आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। अभी यूएसए के बैंक ने क्या किया, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनको रिटर्न मिलता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पैसा अपना लगा रहा है तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो वो इंसान जब तुरंत जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है खस्ता हालत होने लगती है, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती है कई बार। तो फेड रिजर्व बोलते हैं उसके जो सेंट्रल बैंक को। आगे बात करें यहाँ पर ये भी इकोनॉमी है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में सबसे खतरनाक चीज है वो है गोल्ड। गोल्ड के चक्कर में हम लोग रहते हैं, पर लेकिन ये गोल्ड है हमको गुडलियू चला देता है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है हमारी कंट्री में वो एक तरीके से निशानी है कि हम लोग उसको क्या रखते हैं, सहजकर तिजोरी में रखते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम लोग खरीद कर बाहर से लेकर आते हैं। तो हमारे देश में ये गोल्ड पड़ा रहता है और हमारी इकोनॉमी गड्ढे में जाती रहती है, क्योंकि उसको यूज ही नहीं कर पाते हम लोग। मान कोई मशीन खरीद कर लाएंगे तो यूज करेंगे, पर लेकिन गोल्ड ऐसे पड़ा रहता है, दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है स्विस गोल्ड एक्सपोर्टर्स टू जो चाइना और इंडिया है, तो ये मल्टी ईयर हाई पर पहुंच गया अभी यहाँ पर। तो दिक्कतें देखने को मिलती है। सोना काफी लोगों को प्यारा होता है, चलिए सही है, आप लोग को भी सोना प्यारा है क्या? सोने की अंगूठी पहनना, सोने की चैन पहनना, खासकर आज के दिन में ये कई सारे शौक आप लोगों को लड़कों में भी देखने को मिलेंगे। लड़कियों को तो पहनने पड़ते हैं क्योंकि सोसाइटी के रीति रिवाज है, लड़के भी आजकल इसको एंजॉयमेंट में पहन के घूमते हैं। चलिए सही है, एंजॉय करिए। टोक नहीं रहा हूं किसी को, ने टोंट नहीं कस रहा हूं, कोई बोलो सर टोंट कसते रहते हो, ठीक है। आप लोग की लाइफ है यार, जो सुटेबल लोग आप लोग करो, इंडिपेंडेंट देश में रहते हो, फंडामेंटल राइट है आप लोग के पास में, ठीक है। ओला जो इलेक्ट्रिक जो कार है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है।
तो ये क्या कर रहे हैं, ओला आप लोगों को पता है, तो इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, तो इसके चलते 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो ओला इलेक्ट्रिक रहेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है नीरज प्रमोद और रवि दहिया के बारे में। किस किस गेम से रिलेटेड है, चलिए बताइए, देखता हूं किसको बताया अभी। यहाँ पर इनको सबको यहाँ पर स्पोर्ट स्टार अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी नीरज चोपड़ा को एक और अवार्ड दिया गया, यहाँ पर बताइए, बंदे ने झंडे गाड़ दिए थे यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा ओलंपिक के अंदर में। एक दुखद घटना है यहाँ पर बात की जा रही है, बेसिकली कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है ऐसे पर्टिकुलर मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट एक हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था यहाँ पर चिरंजीत सिंह, तो वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। ओलंपिक गोल्ड जब टोक्यो में जीता गया था 1962 में हॉकी के द्वारा, तो उसका पार्ट थे यहाँ पर ये टीम का, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, आज का जो सुडोकू है आप लोग का यहाँ पर, ये इसको जाकर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, और यहाँ पर कल का जो है यहाँ पर इसका आंसर ये है, तो आज का तो ओनली 1 स्टार वाला है, इसको तो भर ही सकते हो आप लोग या नहीं, बताइएगा कौन कौन भर रहा है, ये भर भी रहे हो या फिर मैं ऐसे ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई सारे बच्चे भर तो रहे हैं, इसको मैंने देखा है। ठीक है, कई सारे तो पोस्ट भी करते हैं, मुझे मत सेंड किया करो यार, मेल पे सेंड कर दे तो आप लोग भर के साथ चेक करना इतना टाइम नहीं हो पाता है मेरे भाई, इसको मत किया करो ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे से आंसर दिए गए तुषार के द्वारा, तो तुषार जो है यहाँ पर एसएलवी कमांडो बने आज के, और वैसे भी एसएलवी कमांडो के मेंबर हैं यहाँ पर, ये काफी लंबे समय से आप लोगों ने देखा इनके सामने 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, और यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन भी किया गया इनके द्वारा, तो कौन कौन सी बाउंड्री किस किस के साथ में कनेक्ट होती है, तो बचपन में एमबीए इनके द्वारा यहाँ पर एक्रोनिम भी बता दिया गया इसका। ठीक है, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री टच करता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था मैंने, तो डायरेक्टर जनरल यहाँ पर क्यू दोंगिया। ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। चाइना जो है इसके बारे में बातें की थी, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, वो इंडिया को घेरने की कोशिश करता है चारों तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो थीम जो थी 2021 की बात की जा रही है, आगे अभी थीम आएगी 2022 की आएगी, अभी थीम है 2021 की। ठीक है, तो इट्स टाइम टू बिल्ड ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड एवरीवन और एवरीवेयर, तो मैंने शाम को जो वीडियो आती है उसमें डिस्कस भी की थी सारी चीजें, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पूछा था, यहाँ पर ये इनका नाम है क्लोज स्वाब, जिनके द्वारा इसको बनाया गया था, तो हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन अवार्ड है उसके बारे में मैंने बात की थी, तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, इसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ पर डिटेल में सारी बातें बताई थी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 51 लाख, और जो यहाँ पर इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 23 जनवरी को ये अवार्ड दिया था यहाँ पर, ना कि 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी वाला गलत है, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आयुष्मान की टाइगर कंजर्वेशन के बारे में मैंने बात की थी, तो डिटेल में टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा यहाँ पर ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, तो डिटेल में मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर 53 टाइगर रिजर्व में ऑल ओवर स्टेट बोला गया, ऑल ओवर नहीं, 18 राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेशनल एग्री जो फूड बायोटेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वो किसके अंडर में आता है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आज के 5 वोकैबुलरी के शब्द जो अपनी लाइफ में आप लोग ऐड कर सकते हैं और आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे। आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग में भी आप लोग यहाँ पर ये ऐसे शब्द कई बार देखते हैं, इवन क्वेश्चन में कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं। डेफिकेशन होता है एक तरीके से मल त्याग करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की थी ना स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो वही शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेप्टेज मतलब होता है सड़ा हुआ, यानी कि एक तरीके से वेस्टेज होता है, सीवरेज सेप्टेज टैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी वर्ड यूज किया है। रिजुवनेशन एक तरीके से कायाकल्प करना, फिर से चीजों को स्टार्ट कर देना, रिजुवनेशन करना। ठीक है, फिर से नई एनर्जी भर देना। आप लोग कहते हैं ना मॉर्निंग में उठकर सब जब लेक्चर देखते हैं तो रिजुवनेट हो जाते हैं, तो वही वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में की पेस विद, यानी कि कदम से कदम मिलाना, तो ये याद रखिएगा, एक तरीके से चीजों में सेम स्पीड पर आगे बढ़ना। इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें, गतिरोध यानी कि रोक देना, चीजों को प्रोग्रेस चल रही है उसके बीच में कोई रुकावट डाल देना, तो इंस्टॉलमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दिया करो कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में आप लोगों को लगता है तो खुशियां बांटने से बढ़ती है, लेक्चर दूसरों तक भी आप लोग पहुंचा सकते हैं अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर अगर बात करें ऐसी चीजें लोग कम ही शेयर करते हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचे। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, 2 क्वेश्चन दूंगा उनका आंसर जरूर देना, और एक दूसरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर भी जरूर देना, और कैसा आज का दिन आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो वो रेगुलर आप लोगों को लिखना है। बताइएगा कैसा आज का दिन ये रहने वाला है, बताइएगा जरूर इसके बारे में। ठीक है, और कैसे आप लोगों का कल का दिन रहा उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।